अब हम देते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। यानी हमें क्वेश्चन 11 में हमें 3 सेट यानी ए बी और एक्स सेट हमें मानने के लिए बोला है, जिसमें हमें कंडीशन दिया हुआ कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 है। यानी ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। यानी इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट है, और ये है 5 है। यानी ए और एक्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 5 मतलब बिल्कुल कोई भी खाली सेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए और एक्स के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए 5 है। ठीक उसी तरह से बी इंटरसेक्शन एक्स है इक्वल टू 5 है, तो बी और एक्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और एक और कंडीशन हमें दिया है कि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। हमें ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। हमें ये 2 कंडीशन दिया हुआ है और हमें प्रूव करने के लिए सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है, तो प्रूव करो। तो हमें दिया हुआ है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सेट ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी सेट होता है, कोई भी सेट, जैसे मान लो ए बी सी डी कोई भी सेट है, उसका इंटरसेक्शन है उसी सेट के यूनियन के साथ, तो हमें वही सेट मिलता है। जैसे हमें यहाँ पर ए सेट है, तो ए सेट का इंटरसेक्शन है सेट ए के यूनियन के साथ, तो हमें सेट ए मिला। कैसे सेट ए मिला? जैसे मान लो हमने इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो ए सेट हमने मान लिया 1,2 और एक्स सेट हमने मान लिया 3,4। अब इस दोनों को अलग अलग कह लिया, यहाँ 1,2 यहाँ 3,4 अलग अलग एलिमेंट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। यानी ए और एक्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, इसलिए क्या है कि हमने अलग अलग लिया। अब इसको ए यूनियन एक्स करेंगे तो क्या क्या होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी एक्स के सारे एलिमेंट, तो 1,2, 3,4 ये हो जाएगा। अब इसको जो है इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है, यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हमें करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स करना है। तो दोनों 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट यू होगा। इसमें देखो 1,2 है, इसमें देखो 1,2 है, दोनों में सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है 1,2 है, तो 1,2 हो गया। तो हमें ये जो है और ये जो है ये किस सेट के बराबर है, सेट ए के बराबर है। तो हमने इसके बराबर हमें ये आ गया। इसका मतलब है कि कोई भी सेट होता है उसका इंटरसेक्शन जो होता है उसी सेट के यूनियन के साथ, तो हमें सेट वही मिलता है। तो अगर हम जैसे मान लो ये आ गया, अब हमको इसको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है। इसको हम ए इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब इसके जगह पर हम लिख दिए ए यूनियन एक्स की जगह पर हम बी यूनियन एक्स लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे एज, क्योंकि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये सेट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो इसको, ये जो इंटरसेक्शन है इसको हमने मान लिया मल्टीप्लाई, इसको हमने मान लिया ए को हमने मान लिया वाई मान लिया, क्या मान लिया वाई मान लिया, सॉरी यहाँ पर बी है, और बी को हमने मान लिया एक्स हमने मान लिया, और यूनियन जो है इसको हमने मान लिया माइनस, और एक्स को हमने मान लिया 3, ये मान लिया। तो इसको हम कैसे करते हैं इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, y को x से मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू एक्स, फिर माइनस y इंटू 3 करते हैं, और y की जगह पे क्या है a है, तो a हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई के जगह पे क्या है इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन लिख देंगे। x की जगह पे क्या है b है, तो b लिख देंगे। माइनस की जगह पे क्या है यूनियन है, तो यूनियन लिख देंगे। y की जगह पे क्या है
y के जगह पे क्या है, a है तो a लिख देंगे। मल्टीप्लाई के जगह पे क्या है, इंटरसेक्शन है, और 3 के जगह पे क्या है, 3 के जगह पे हम क्या है, 3 की जगह पे x है तो x लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यही जो होता है, यही जो हमने किया है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर लिख देंगे। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, ये लिख दिया। अब इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने लिख दिया। इसको a इंटरसेक्शन x को हम 5 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन, इसके जगह पर हमने 5 लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि a इंटरसेक्शन x इक्वल टू हमें 5 लिखना था, तो हम 5 लिख दिया। अब यहाँ देखो, कोई भी सेट होता है उसका यूनियन होता है 5 के साथ, कोई भी सेट है उसका यूनियन है 5 के साथ। 5 मतलब खाली एलिमेंट, यानी a यूनियन a इंटरसेक्शन b है, उसका यूनियन है खाली सेट के साथ, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b होगा, कोई भी सेट के साथ। तो a बराबर हमें कितना आ गया, a इंटरसेक्शन b, तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। अब ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने ये किया है, ठीक उसी तरह से हम b को लेकर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि a इक्वल टू b हमें प्रूव करना है। इस तरह से हमें a प्रूव करके हमने यहाँ तक लाया है, ठीक है, उसी तरह से b को हम लेके हमें यहाँ तक लाना है, क्योंकि a इक्वल टू b हमें प्रूव करना है। a को हमने ले आया, अब b को लाना है, तो b इक्वल टू लिख सकते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है, ठीक उसी तरह से। अब a के जगह पर हमें b लिखना है, तो क्या लिख देंगे, b इंटरसेक्शन b यूनियन x हम लिख सकते हैं। अब b यूनियन x के जगह पे हम a यूनियन x लिख सकते हैं। ये वाला जो चीज़ है हम लिखे हैं b इंटरसेक्शन b यूनियन x, ये पहले जो हम समझाए थे यहाँ पर, वही ठीक उसी तरह से ये यहाँ भी होगा। कोई भी सेट है उसका अगर इंटरसेक्शन है उन्हीं सेट के यूनियन के साथ, तो हमें वही सेट मिलता है, तो हमने वही लिख दिया। अब b यूनियन x के जगह पे हमने a यूनियन x लिखा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, तो b यूनियन x की जगह पर हमने a यूनियन x लिख दिया। अब यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो क्या होगा, b इंटरसेक्शन a, फिर यूनियन होगा b इंटरसेक्शन x, ये होगा। अब b इंटरसेक्शन x को हम b इंटरसेक्शन x इक्वल टू हमें 5 दिया हुआ है, ये हमें 5 दिया है, तो पुट कर देंगे इसके जगह पे b इंटरसेक्शन, तो b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन जगह पे हमने 5 पुट कर दिया। तो कोई भी सेट के साथ अगर हमें यूनियन है, कोई भी सेट है उसका यूनियन है 5 के साथ, तो हमें वही सेट मिलेगा, यानी b इंटरसेक्शन a मिलेगा। यानी हमें b बराबर क्या आया है, b इंटरसेक्शन a, तो b इंटरसेक्शन a को हम a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। b इंटरसेक्शन को a इंटरसेक्शन b लिखे चाहे b इंटरसेक्शन a लिखे, हम कोई भी लिख सकते हैं। तो b बराबर क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b आ गया। तो ये जो हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में देखो a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b आया है और b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b आया है। ये और ये क्या है, सेम है, a इंटरसेक्शन b। अगर a इंटरसेक्शन b बराबर a है और a इंटरसेक्शन b बराबर b है, तो a इक्वल टू b होगा। इसलिए लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर ये दोनों बराबर है, यानी अगर RHS बराबर है, तो यानी a इंटरसेक्शन b बराबर a है और a इंटरसेक्शन बराबर b है, तो a बराबर b हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से a इक्वल टू b हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12 कर रहा है
फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी आर फाइव। यानी क्वेश्चन 12 में हमें 3 सेट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए बी और सी, जिसमें हमें कंडीशन दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि कुछ न कुछ एलिमेंट है। एम्प्टी का मतलब होता है बिल्कुल खाली सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है। और नॉन एम्प्टी सेट यानी नन लग गया। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कुछ न कुछ एलिमेंट है, चाहे एक है, चाहे दो है, या चाहे 3 है, कुछ न कुछ एलिमेंट है, वो होता है नॉन एम्प्टी सेट। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी जो दिया है नॉन एम्प्टी सेट है। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है कुछ न कुछ एलिमेंट आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी जो है कुछ न कुछ एलिमेंट आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी जो है कुछ न कुछ एलिमेंट आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है फाइव आना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट आना चाहिए। यानी इन तीनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी सेट है। और इसमें जो है नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कुछ न कुछ एलिमेंट है। तो हमें ए बी और सी सेट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का सेट के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे। इसको हम ए बी सी जो है कुछ हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि क्या मानना है, जो जिसमें हाँ, लेकिन ये दोनों कंडीशन, ये और ये कंडीशन दोनों फुलफिल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड का, हमें नहीं पता है कि क्या इस सेट इसमें रखेंगे, ए रखेंगे, चाहे बी रखेंगे, चाहे सी रखेंगे, तो हमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब हमें ए बी सी आ जाएगा, हमें नहीं पता है। तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, यानी हम टेस्ट करेंगे। तो हमने सेट ए हमने मान लिया 1,2, हमने मान लिया 1,2, और बी सेट हमने मान लिया 2,3, और सी सेट हमने मान लिया 1,2,3, ये हमने मान लिया। तो हमें क्या दिया है, ये जो है नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम पहले ये कंडीशन को देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या आएगा, ए और बी, इसमें दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है वही होता है इंटरसेक्शन। इसमें देखो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ वो 2 है, इसमें भी 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन बी सेट ये है, सी ये है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, तो 2 3 आ जाएगा कॉमन। हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी ये है, तो इसमें देखो 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो 1,2 आ गया, 1,2 आ गया। तो इस तीनों सेट में देखो कुछ न कुछ एलिमेंट है, यानी नॉन एम्प्टी सेट ये तीनों नहीं आए, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया। अब ये कंडीशन फुलफिल भी होना चाहिए। अब क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या आना चाहिए, हमें 5 आना चाहिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 आया, इसको इंटरसेक्शन करेंगे सी सेट के साथ, सी क्या है, ये है, तो यहाँ 2 है, इसमें 1,2,3, इस दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर तो 2 आ गया, जबकि हमें 5 आना चाहिए, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ। हमें तो 5 आना चाहिए, तभी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता, तभी ये सेट होता। तो यहाँ तो कुछ न कुछ एलिमेंट आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, जबकि हमें 5 आना चाहिए। तो हम क्या करें, इसलिए हमने बताया कि हम यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करें। हमें नहीं पता है कि इसमें हम क्या क्या सेट लेंगे तो ये दोनों कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि हम भी आप ही के साथ बना रहे हैं। क्योंकि जो है हम भी पहले इससे पहले हम भी नहीं बनाए हैं, जो हम भी क्या है कि इस सेट ए मान लिया, सेट बी हमने मान लिया, सेट सी कुछ भी हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल, ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ बदलाव करेंगे, इसमें चेंज करेंगे। इसमें 1,2 है, बी 2,3 है, 1,2,3 है। तो इसमें जो है अगर ए इंटरसेक्शन बी जो आया है 2 आया है, इसमें 1,2,3 आया है। अगर हम इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 हो जाता है। अगर हम इस 2 को हटा देंगे, अगर हम इस 2 को हटा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 2 है इसमें, तो 2 इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं मिला है। कॉमन नहीं आया तो क्या हो गया, 5 हो गया।
यानी अगर ऐसा अगर कंडीशन रखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा इस कंडीशन में। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, ये जो कंडीशन है फुलफिल हो गया। इसको पहले ऐसे रख दो, रहने दो ये। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया, हमें क्या फाइव आ गया। अब देखो ये तो फाइव आएगा, ये दो कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है आ रहा है क्या, देखो ए इंटरसेक्शन बी 1,2 है, 2,3 है, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये तो सही हो गया, तो नॉन एम्प्टी सेट नहीं हुआ। अब बी इंटरसेक्शन सी यहाँ 2,3 है, इसमें 1,3 है, तो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 आ गया, तो इसको 2 को नहीं होगा, ये 3 ठो होगा। तो बी इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है, ये है, सी ये है, तो इसमें 1,2 है, इसमें 1,3 है, तो दोनों में अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 1 आ जाता है, तो 2 तो नहीं होगा। यानी कुछ न कुछ एलिमेंट आता है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो कुछ न कुछ एलिमेंट आ रहा है, यानी एम्प्टी सेट तो नहीं है, यानी नॉन एम्प्टी सेट है ये तीनों। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल है। तो उस कंडीशन में हमें ए बी और सी सेट हमें ये सब मिला, तो हम यहाँ लिख देंगे सेट क्या क्या आया। सेट ए आया है हमें 1,2, बी जो आया है 2,3 आया है, और सी आया है हमें 1,3 आया है। तो ये कंडीशन लेने पर ये दोनों जो कंडीशन है ये और ये कंडीशन फुलफिल हो गया। इसका मतलब है कि ए बी और सी जो है ये तीनों सेट होगा। इसके अलग जो है कोई दूसरा अगर टीचर या चाहे मान लो कोई स्टूडेंट बनाएगा तो इसके अलग कोई और भी सेट निकल सकता है, ए बी और सी कोई कुछ भी सेट निकल सकता है, तो उसका आंसर भी सही है। बस ये होना चाहिए कि ये दोनों कंडीशन, ये वाला कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफिल होना चाहिए, आंसर सही हो सकता है। दूसरा भी ए बी और सी सेट हो सकता है, बस ये कंडीशन ये ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों कंडीशन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी ए बी और सी कुछ भी हो सकता है। हमारा ये निकला है, किसी और का कुछ भी निकल सकता है, ए बी सी और सेट सबका सही होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया।